नमस्कार मित्रों, आज हम देखेंगे क्रोनोलॉजी बेस्ड राष्ट्रीय परिदृश्य एमसीक्यू टाइप में रिवीजन जुलाई महीने की, जिसमें कि जून की खबरें हैं। कल हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देख चुके हैं। पहला सवाल है कि एडीआर और न्यू ये दो बहुत बड़े नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके सवाल यूपीएससी में आ चुके हैं। यूपीएससी मेंस की परीक्षा में इन दोनों को हम लोग कोट करते हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म और डेमोक्रेसी पे जो आंकड़े देते हैं उसके लिए दो बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, इसलिए इनकी इम्पोर्टेंस है। दूसरी चीज़ है कि इन्होंने जून 2026 में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसकी हेडिंग है चुनाव में महिला उम्मीदवार। अब ये नारी वंदना अधिनियम पारित किया गया था। आपको कमेंट में बताना है कि ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था और उसी अकॉर्डेंस में महिलाओं ने कितना चुनाव में भागीदारी दिया, क्या स्थिति है, उससे संबंधित ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट में सवाल पूछा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था और उसमें जो उसके आसपास जो 20 राज्यों और यूटी के चुनाव हुए थे, उसमें कंटेस्टेंट में चुनाव में भाग लेने वाली महिलाओं की प्रतिशत कितना है, तो उसका प्रतिशत है 10.2। ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि कंटेस्टेंट यानी कि चुनाव में भागीदारी निभाने वाली महिलाओं की संख्या ही बहुत कम है। तो ये आंकड़ा याद रखना चाहिए। एक तो ये ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, दूसरा है कि महिलाओं से संबंधित हाल में चर्चा है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्रोनोलॉजी में क्या लिखा है। ये जो एडीआर है इसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, और एनजीओ है नेशनल इलेक्शन वॉच। इन दोनों ने मिलकर जारी किया है। ये तारीख आपको याद नहीं रखनी है, आपको याद रखना है ये रिपोर्ट की हेडिंग चुनाव में महिला उम्मीदवार। आपको याद रह जाएगा क्योंकि मैंने कनेक्ट कर दिया कि नारी वंदना अधिनियम के अकॉर्डेंस में क्या क्या शामिल किया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 को और उसके आसपास 20 राज्यों और यूटी की विधानसभाओं को शामिल किया है। ये आंकड़ा आपको याद, ये दोनों आंकड़ा आपको भले ही याद रहे न रहे, ये 10.2% आपको याद रखना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि केवल 10.2% महिलाएं ही चुनाव में भाग ले रही है। केवल लोकसभा की स्थिति है वो 9.6 है, यानी कि इससे भी कम है। यदि केवल लोकसभा मानी जाए तो ये 20 से कम है। दूसरा एक आंकड़ा और इम्पोर्टेंट है कि जो लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार खड़े हुए थे, उसमें 28% यानी कि 152, ये नंबर भी आपको याद रखना चाहिए। या फिर आप 543 आपको याद है उसका, तो उसका 28% आप निकाल भी सकते हो एग्जाम में। लगभग 28% ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कोई महिला खड़ी ही नहीं हुई चुनाव में। तो तीन आंकड़े इंपॉर्टेंट होगी, 10.2%, 9.6% और ये 28%। दलीय प्रदर्शनों में आप सबसे ज़्यादा जिसका क्षेत्रीय दल है उसका नाम याद रख लेना है, तमिलचर काची, और इधर है भाजपा। विधानसभाओं में यदि देखें तो जो 20 यूटीज जिन्होंने ये आंकड़ा लिया है, उसमें ये 10% है के आसपास महिला कंटेस्टेंट रही है। और सर्वाधिक का नाम याद रखना है आपको, उड़ीसा में 13.9% महिलाएं हैं वो उम्मीदवारी के रूप में खड़ी हुई थी। राजस्थान की स्थिति देखते हैं तो राजस्थान में 2023 जो लास्ट चुनाव हुए थे उसमें कुल 1875 उम्मीदवार थे। यह आंकड़ा आपको याद रखना है। एडीआर की नेशनल लेवल की रिपोर्ट में राजस्थान का जिक्र है, उसमें केवल 183 महिलाएं ही कंटेस्टेंट यानी कि चुनाव में मैदान में उतरी थी, जो कि 9.8% है। जो ये 9.6 लोकसभा से ज़्यादा है और ये दोनों का 10.2 से कम है। 9.8 आंकड़ा आपको याद रखना चाहिए। अब यदि ये इन्फॉर्मेशन हमने याद कर ली, उसके बाद ये सवाल पूछा है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें कितने प्रतिशत ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी या निर्वाचन क्षेत्र थे जिसमें कोई भी महिला प्रत्याशी चुनाव में खड़ी ही नहीं हुई। तो मैंने आपको यहाँ बताया था 28%, ये आंकड़ा याद रखना चाहिए। ये आंकड़ा यहाँ आ गया 152, और 28% ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कोई महिला चुनाव में खड़ी ही नहीं हुई। ये स्थिति महिलाओं की है। ये दिखा रहा है कि हम लोग केवल रिजर्वेशन से महिलाओं की स्थिति सुधार नहीं सकते, रियल प्रॉब्लम एम्पावरमेंट से हैं। और ऐसी चीज़ों को एग्जामिनर को मज़ा आता है ऐसी चीज़ों में। अगला सवाल है कि एक नई बात है ये बिल्कुल, और आजकल ये बीजेपी शासन में मंदिरों से जुड़े हुए सवाल आते भी ज़्यादा हैं। जून 2026 में ओडिशा के पुरी में आपको पता है कि जगन्नाथ मंदिर है। राजस्थान से तो उसका कनेक्शन भी है, सवाई मानसिंह और हिस्टोरिकल के कारण यहाँ से जोत जाती है वहाँ पे। तो जगन्नाथ मंदिर का प्रशासन है, उन्होंने कुछ चीज़ें हैं, शब्द और प्रतीक चिन्ह है, उनका लिए ट्रेडमार्क संरक्षण माना गया है। जैसे कि किसी इंडस्ट्री में लोगो हो गया, नाम हो गया, उसका ट्रेडमार्क सिग्नल माना जाता है। तो ये मंदिर ने भी अब इसमें किस किस चीज़ के लिए शब्द और ट्रेडमार्क मांगा है। पतित पावन और आनंद बाजार, नीलचक्र, सिंह द्वार और आनंद बाजार। इसका जवाब है ए और बी दोनों। मैं आपको दोनों एक्सप्लेन करता हूँ क्या चीज़ आती हैं।
देखिए, सबसे पहले जो इसमें लिखा है कि नील चक्र, ये ऐसा नील चक्र दिखाई देता है, मैं आपके लिए फ़ोटो डाली है इसमें। दूसरा आपको समझना है पतित पावन और आनंद बाज़ार। पतित पावन एक ऐसी चीज़ होती है जो कि एक सिंह द्वार है। उस सिंह द्वार पर भगवान जगन्नाथ की मूर्ति और प्रतिमा लगी हुई है। ये प्रतिमा इतनी ऊंची है कि यदि आप मंदिर में प्रवेश नहीं करोगे तो भी ये मंदिर के आपके दर्शन होंगे। तो भगवान के दर्शन करने के लिए आपको मंदिर के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से भी आप दर्शन कर सकते हो। तो एक तो चीज़ ये है कि ये अन्य मंदिरों से बिल्कुल अलग है। मंदिरों में एक सवाल उठता रहा कि वो जो व्यक्ति सक्षम नहीं है उसको बाहर धकेलता है, जो प्रभावशाली लोग हैं उसको अंदर खींचता है वीआईपी दर्शन के माध्यम से। ये मंदिर में नेचुरली ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से आप बाहर खड़े होकर भी भगवान के दर्शन कर सकते हैं, यानी कि भगवान के दर्शन के लिए किसी क्लास में जाने की ज़रूरत नहीं। तो एक तो इस चीज़ को डिपिक्ट करता है, दूसरे मंदिरों से अलग है, इसलिए पतित पावन अलग हो जाता है, ट्रेडमार्क के योग्य हो जाते हैं, मिला भी है। दूसरा, ये आनंद बाजार अंदर बना हुआ एक परिसर है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो श्रद्धालुओं को वहाँ मंदिर का प्रसाद दिया जाता है, महाप्रसाद दिया जाता है, तो वहाँ बैठ के विशेष रूप से प्रसाद देने की व्यवस्था है, उसको एक दिया गया है। तो पतित पावन हो गया, आनंद बाजार हो गया, और ये नील चक्र, ये जिसमें 8 तीलियाँ हैं, पवित्र धातु है, तो इनको कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है। दूसरी चीज़, विभिन्न राज्यों में राज्यसभा के चुनाव हुए हैं, तो सवाल पूछा है कि राज्यसभा से जब भी चुनाव होते हैं तो सवाल आता है, विशेष रूप से आप राजस्थान के संदर्भ में याद रखेंगे कि जून 2026 में भारत निर्वाचन आयोग ने, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना चाहिए कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के चुनाव राज्य चुनाव आयोग, भारत चुनाव आयोग करता है, और सभी विधानसभा और यूटी की विधानसभाओं के चुनाव भारत निर्वाचन आयोग करता है। उसमें 10 राज्यों में कुल 27 राज्यसभा सीटों पर कराए गए चुनाव में एनडीए को कितना निर्विरोध मिला। हालांकि ये सवाल आएगा नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने सवाल बनाया। इसमें सवाल 19 जवाब है इसका, हम इसकी डिटेल देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने 10 राज्यों में, अभी सवाल आ सकता है कि भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में कितने राज्यसभा चुनाव, कितने राज्यों में राज्यसभा चुनाव की 27 सीटों पर चुनाव, तो 10 राज्य हो गया, 27 सीटें हो गई, 2 बेसिक हो गई। इसमें कहा गया कि 24 तो ऐसे आपको पता है कि हर 3 साल में, हर 2 साल में जो रिटायर होते हैं सदस्य उनके लिए चुनाव होता है। तो 24 ऐसी सीटें हैं जो रेगुलर 2 साल के लिए चुनाव किए गए। 3 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे उपचुनाव हुए क्योंकि राज्यसभा मेंबर या तो किसी और अटैचमेंट हो गया, कहीं और नियुक्ति मिल गई उनकी, जिसके कारण सीट छोड़नी पड़ी। इनमें 24 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं, 27 में से 24। इसमें सिस्टम ऐसा होता है कि चूँकि वोट देने वालों का एक फिक्स परसेंटेज ऑफ वोट होता है, पार्टी की नंबर ऑफ सीट्स फिक्स होती हैं, तो इसमें पहले ही पता चल जाता है कि कौन सी पार्टी से कितने जीतने वाले हैं। दूसरी बात है, उम्मीदवार नेशनल पार्टी का जो नेशनल लीडर होता है वो सेलेक्ट करता है, तो इसमें चुनाव हारने की संभावना बहुत कम हो जाती है, इसलिए ये निर्विरोध की संख्या ज़्यादा रहती है। 27 में से 24 निर्विरोध हैं। अच्छा, उस केवल झारखंड की 2, मिजोरम की 1 सीट पर मतदान हुए। द्विवार्षिक जो चुनाव हुए हैं उसमें आपको एक राजस्थान का आंकड़ा याद रखना है। 3 व्यक्ति का चुनाव हुआ है, 3 व्यक्ति का नीचे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी हैं। और एक ये आंकड़ा मैंने आपको बता ही दिया कि 27 में से 24 आपको याद रखने हैं कि निर्विरोध हैं। आगे देखते हैं कि उस निर्विरोध में चुनी जाने वाली सीटों में से एनडीए को सर्वाधिक 19 सीटें मिली हैं निर्विरोध, कांग्रेस के खाते में 5 गई हैं। और ये इन्फॉर्मेशन आपको याद नहीं रखनी है, बहुत मुश्किल है, आएगा तो भी आप सवाल कर नहीं पाओगे। राजस्थान का आपको याद रखना है कि एक तो ये सतीश जी पूनिया हैं जो कुछ दिनों पहले प्रदेश अध्यक्ष भी थे बीजेपी के राजस्थान के। तो सतीश पूनिया, एक डॉक्टर अलका सिंह, और एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं नीरज डांगी, इसको तो आप जानते होंगे। तो नीरज डांगी, अलका सिंह, इनको भी निर्विरोध निर्वाचित किया गया राजस्थान से। अब जो राज्यसभा की स्थिति है कि बीजेपी को 113 मेंबर हैं और कांग्रेस के पास 29 मेंबर हैं। ये दोनों आंकड़े भी आपको याद रखना चाहिए। तो इसमें ज़रूरी इन्फॉर्मेशन यही है कि 10 राज्यों की 27 राज्यसभा चुनाव के लिए सीट हुए हैं, एक ये। दूसरी चीज़ है कि इसमें 24 निर्विरोध हुए। इन्फॉर्मेशन नंबर 3, राजस्थान से 3 चुने गए जिसका नाम है सतीश पूनिया, अलका सिंह और नीरज डांगी।
इन 4 नंबर इन्फॉर्मेशन, सर्वाधिक निर्विरोध चुने गए उम्मीदवार एनडीए के 119, और लास्ट वाली इन्फॉर्मेशन की 113 बीजेपी के हो गए हैं, एनडीए के हो गए हैं, 29 कांग्रेस के हो गए हैं। अगला सवाल है कि जून 2026 के राज्यसभा चुनाव के बाद राज्यसभा में बीजेपी की कुल संख्या कितनी हो गई? तो मैंने आपको बताया 113, ऊपर आया था एक्सप्लेनेशन में, ये पहले ही आ चुका है। अभी एक और चीज़ न्यूज़ में है कि भारतीय वायुसेना द्वारा विकसित किए जा रहे स्वदेशी कोमिकेज ड्रोन OWA USA परियोजना की नोडल एजेंसी किस डिपो को बनाया गया है? अब आप कह रहे हैं कि इतने टेक्निकल नाम में क्यों पढ़ूंगा। बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन यह है कि भारत बहुत कम टेक्निकल और डिफेंस इक्विपमेंट खुद बनाता है। जब भी कोई स्वदेशी चीज़ बनाता है, इतिहास रहा है कि वो परीक्षा में आया है। दूसरी बात है, जब मैं इसके आपको फीचर बताऊंगा कि आप खुद सोचोगे कि हाँ ये हमें याद करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ, फिर बताता हूँ कि ये कौन इसको निर्मित किया। इसका उत्तर है BRD सलूर, कोयम्बटूर तमिलनाडु में ये बना है। इसकी मैं आपको डिटेल बताता हूँ। ये है स्वदेशी लंबी दूरी का वन वे अटैक अनमेंड एरियल सिस्टम। क्या होता है ये चीज़? वन वे अटैक का मतलब है कि ये एक दिशा में जाता है। इसे AI से लॉक कर दिया जाता है। जिस चीज़ को भी टारगेट करना है उसको टारगेट कर देता है, ये खुद को मार देता है। यानी कि ये आत्मघाती टाइप का है। आत्मघाती बम जैसे लगाते हैं, खुद पे बम लगाया, किसी से चिपका, खुद भी मर गया, अगले वाले को मार दिया, ऐसा सिस्टम है। चूँकि ये व्यक्ति का नहीं, एरियल है, इसलिए अनमैन्ड है। इसके पास यदि कि इसको चलाने के लिए कोई भी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, अपना आप सिग्नल से जाएगा। ये एरियल हवा में है, सिस्टम है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ गए कि वन वे अटैक अनमैन्ड सिस्टम है, जो कि एक टाइप का ड्रोन है, जो कि आत्मघाती है। ये इसे अन्य नाम लॉइटरिंग म्यूनिशन भी कहते हैं। यदि आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो अभी भारत सरकार ये म्यूनिशन से बड़ी खबर आ रही है कि ये विकसित तो करने के साथ ही अब इसका कमर्शियल यूज़ भी करने जा रही है। जो साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज है, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया वगैरह, या फिर जो अफ्रीकन कंट्री है, इनको ये बेच भी रहा है। तो इस तरीके से ये बना के उसके पैसे भी कमा रहा है। तो ये लॉटरिंग म्यूनिशन कितना इंपॉर्टेंट है आप समझिए। एक तो टेक्नोलॉजी में भारत आत्मनिर्भर है, दूसरी बात है डिफेंस सेक्टर में भारत का एक्सपोर्ट पहले से बहुत कम है, और जो चीज़ एक्सपोर्ट के मामले में होती है वो परीक्षा में आती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, लाइट म्यूनिशन। दूसरा सवाल इन्होंने पूछा कि किसने बनाया? तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर के निकट एक सुलूर में डिपो बना हुआ है। वो 5 बेस रिपेयर डिपो है, वहाँ पे इसे बनाया गया है। इसके जो IPR हैं, जैसे कि ड्रोन की डिज़ाइनिंग, विकास, स्टार्टअप, वो सब भारतीय वायुसेना के पास रहेंगे। और ये अधिकतम इतनी ऊंचाई तक उड़ सकता है, इतना 23 किलोग्राम पेलोड ले जा सकता है, और ये शत्रु को मार गई है। इस तरीके का दिखता है, मैंने फ़ोटो भी डाली है। तो ये नाम याद रखना आप, लॉइटरिंग म्यूनिशन, और इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग की ये क्या करता है। 30 किलोग्राम तक पेलोड ले जा सकता है ये। अगला सवाल डिफेंस सेक्टर से और आ रहा है कि भारत की वार्षिक रक्षा उत्पादन जो क्षमता होती है वो वित्तीय 2025-26 में बढ़ी है। और जब भी भारत हिस्टोरिकली डिफेंस इक्विपमेंट का नेट इम्पोर्टर रहा है, जब भी एक्सपोर्ट करता है तो हमें लगता है कि डिफेंस सेक्टर में एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है या आ रही है। तो उससे एग्जामिनर को जो भी नई चीज़ होती है या इंडिया के फेवर में होती है, इंडिया कुछ नया करने जा रहा है, इनोवेट करने जा रहा है, तो वहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा संभावना आती है। तो ये कह रहा है कि ये 2025-26 में डिफेंस का एक्सपोर्ट पैसे के मामले में बढ़कर कितना हो गया, जो रिकॉर्ड सर्वकालिक है। इसका जवाब है 1.78 लाख करोड़, और ये पिछले साल था जिससे इतनी ग्रोथ हुई है। मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि पूरा परिदृश्य क्या है। ऑल टाइम हाई पिछले सालों में भारत का डिफेंस इक्विपमेंट, आपको पता है कि भारत सरकार स्वदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर भी जोर दे रही है और एक्सपोर्ट पर भी जोर दे रही है। मैंने आपको ऊपर बताया कि लाइटरिंग है वो बेच रहा है, इसी प्रकार से जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो भी बहुत सारे देशों को बेच रहा है। तो बेचेगा तो पैसे मिलेंगे। तो अब ये हर साल बढ़ रहा है, तो हर साल बढ़ेगा। इस साल कितना हो गया है? तो 1.78 लाख करोड़। एक तो ये आंकड़ा आपको याद रखना चाहिए। पिछले साल का 1.54 लाख करोड़ था, जिसमें बहुत बड़ी वृद्धि है 15.6% का। नॉर्मली आपको याद रखना चाहिए, यदि आप आइडिया रहेगा तो वो ऑप्शन ऐसे 15.43 नहीं देगा, वो 14.6 देगा, 13.6 देगा, क्योंकि उसको भी पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक आंकड़ों में माइन्यूट डिफ्रेंसिएशन मायने नहीं रखता। आपको मोटा मोटी समझ होनी चाहिए।
तो 15.6 की शानदार वृद्धि हुई है। एक चीज़ ये आंकड़ा आपको याद नहीं रखना। 2010 का जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है, यह आंकड़ा भी आपको याद नहीं रखना। और जो याद रखने वाला आंकड़ा है वो है यह है कि जो रक्षा उत्पादन है उसमें मैक्सिमम 76% की हिस्सेदारी पीएसयू की, जो सरकारी कंपनियां हैं वो सबसे ज़्यादा, जैसे एचएएल वगैरह हुआ, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये ज़्यादा पैसों का इक्विपमेंट बना रहा है बनिस्पत की प्राइवेट सेक्टर जो कि 24% है। दूसरी चीज़ ये तो होगी डिफेंस के मैन्युफैक्चरिंग का आंकड़ा 1.78 लाख का। दूसरी चीज़ है कि जो एक्सपोर्ट कितना कर दिया 2025 में, वो भी ऑल टाइम हाई है। तो ये 1.78 लाख करोड़ थे, उसमें से 38,424 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक है। ये दोनों ही आंकड़े आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में ऐसे आंकड़े सवाल पूछते रहे हैं। उनको लगता है कि डिफेंस सेक्टर में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, लगता है क्या है, बन ही रहा है, तो उस दिशा में आगे बढ़ ही रहा है। तो दोनों आंकड़े आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए। 1.78 लाख का रक्षा उत्पादन भारत ने खुद ने अपने दम पे किया है। 38,424 करोड़ रुपए का सामान दूसरे देशों को पट्टी पढ़ा के बेच दिया है, छोटे देशों को, जैसे कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री और अफ्रीकन कंट्री को। तो उसी रिवीजन के लिए सवाल डाला है मैंने कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल रक्षा निर्यात डिफेंस एक्सपोर्ट कितने करोड़ रुपए बढ़कर ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गए हैं। तो उसका जवाब है 38,424 करोड़। इसी तरीके के विकल्प पाएंगे आप। यदि 38 भी पकड़ लेते हैं तो आपका सवाल सही जाने की ज़्यादा संभावना रहती है। अभी महिलाओं से रिलेटेड डिफेंस सेक्टर में बबीता पूनिया विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अलग से कैडर दिया है। उसके बाद ये एनडीए में पहला बैच गया है महिलाओं का। तो इन्होंने सवाल पूछा है कि जून 2026 में एनडीए की जो ट्रेनिंग हुई उसमें पहले बैच में कितना महिला कैडेट भारतीय सशस्त्र बलों को कमीशन के रूप में प्राप्त हुआ है। तो इसका जवाब है 17। आपको ये आंकड़ा याद रखना चाहिए। पहला सेक्शन है, हिस्टोरिकली जो पहला सेक्शन होता है उसको इम्पोर्टेंस होती है। तो एक तो ये 17 याद रखना है, ज़्यादा उसमें कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 148वां कोर्स था, बहुत कम संभावना आने की। उसमें से भारतीय सेना को आपको पता है कि सबसे बड़ी सेना भारत है, तो उस हिसाब से ऑफिसर की नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट भी महिलाओं की ज़्यादा होगी, तो 9 उसको होगा। वायुसेना 5 और नौसेना 3 है, और उसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन इसमें काम की नहीं है। सीएनसीएफ और स्लास डाटा द्वारा जारी स्टेट ऑफ क्लाउड नेटिव डेवलपमेंट इन इंडिया 2026 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक क्लाउड नेटिव डेवलपमेंट में भारत की हिस्सेदारी कितनी है। अभी ये सवाल इन्होंने इसलिए पूछा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग, आपको पता है कि जो डेटा स्टोर है उसमें मेमोरी की ज़रूरत नहीं होती है। हवा में एक चीज़ होती है, वहाँ डेटा स्टोरेज होता है, आपको इतनी पता होनी चाहिए बस। दूसरी चीज़ है कि ये सवाल इन्होंने क्यों पूछा, इसलिए पूछा है क्योंकि क्लाउड आने वाली फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का बेसिक है। यदि आप स्टोर ही नहीं करोगे तो डाटा को प्रोसेस कैसे करोगे। तो उस फ्यूचरिस्टिक डेटा में भारत की अच्छी खासी, पूरे विश्व में लगभग 11% की हिस्सेदारी के कारण इन्होंने कहा कि भारत चोड़ में आ जाता है कि हम अच्छे हैं। तो उस हिसाब से जिस भी चीज़ में भारत अच्छा है उसमें आपको सवाल आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसका 11% है। आपको आंकड़ा याद रखना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँ। ये आंकड़ा किसने जारी किया है, तो सीएनसीएफ, जिसका फुल फॉर्म है, सी का मतलब आपको पता ही है, क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन है, ये टाइप का एनजीओ है। और स्लास डाटा, ये दोनों इस पे काम करते हैं। रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ क्लाउड नेटिव डेवलपमेंट इंडिया, आप बिल्कुल समझोगे। मुंबई में आयोजित क्यूबकॉन और क्लाउड नेटिव कॉन इंडिया में प्रस्तुत किया गया। इसमें ये 11% का आंकड़ा आपको याद रखना चाहिए एक तो। दूसरा है कि इस भारत के 70% क्लाउड डेवलपमेंट वो 35 साल से कम है, और 30% 25 से कम है, बिल्कुल यंग प्रोफेशनल हैं। और भारत में हाइब्रिड क्लाउड का उपयोग 64% है, जो वैश्विक 34% से अधिक है। ये भी भारत का एक अच्छा है, तो उनको मतलब टफ बनाना हो तो पहुंच सकते हैं। और इसमें लगभग आधे पेशेवर एआई डेवलपर है, ये तो मेरे को कम ही इंपॉर्टेंट लगता है। ये 11% आपको याद रखना चाहिए, दोनों ऑर्गेनाइजेशन का नाम और रिपोर्ट का नाम। आगे बढ़ते हैं। अभी भारत के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो भी इनोवेशन होता है तो वो परीक्षा के लिए अपना आप सेंसिटिव होता है, और ऐसा हिस्ट्री भी रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एग्जामिनेशन एजेंसी हो, उन्होंने सवाल पूछा ही है। तो सवाल पूछा है कि जून 2026 में आईआईटी मद्रास जो रिसर्च करता रहता है नई नई चीज़ों पे, उनने सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर, जो सेंटर है वहाँ पे जारी मानव मस्तिष्क स्टेम के दुनिया के पहले 3D एटलस, डिजिटल एटलस का नाम क्या रखा गया है।
ऐसा होता है कि स्टेम सेल बेसिक्स होता है, स्टेम सेल की एक अपनी सिमुलेशन होती है, वो एक बेसिक है। और आजकल ये जो जो कृत्रिम अंग बनाए जा रहे हैं उसमें भी स्टेम सेल की अपनी भूमिका है। तो स्टेम सेल बहुत इम्पोर्टेंट बेसिक कंपोनेंट बन गया है बायोटेक्नोलॉजी का। तो अब उसको समझने के लिए उसका 3D डिजिटल एटलस बनाया गया है। तो बेसिक को पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए तो IIT मद्रास ने तो इसका नाम रखा गया है एंकर। इसके बारे में हम लोग बेसिक देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो ये IIT मद्रास आपको याद रखना चाहिए। उसका सुधा गोपाल कृष्णन, गोपाल भगवान का नाम है, कृष्ण भी भगवान का नाम है। ब्रेन सेंटर तो आप समझ जाओगे। उन्होंने मानव मस्तिष्क की स्टेम की 3D इमेज बनाई। ये तो हो गई एक। इसका नाम रखा है इन्होंने एंकर, और नाम यूँ रखा है कि ये एटलस तो है ही है, तो ऐसे हो गए एटलस ऑफ न्यूरोकेमिकल। आपको पता है कि दिमाग पूरा न्यूरोकेमिकल से चलता है। करेक्टराइजेशन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन विथ 3D रिकंस्ट्रक्शन, बिल्कुल सिंपल है। यदि आप बेसिक भी समझ के जाते हो तो सवाल आप कर दोगे अटेम्प्ट। यह कोशिका स्तर पर तैयार किया गया दुनिया का सबसे विस्तृत एटलस है, जिसमें 200 से अधिक न्यूरल केंद्रों और तंत्रिका तंत्रों की मैपिंग की गई है। अत्याधुनिक मैप इसके लिए वैज्ञानिकों ने ब्रेन स्टेम को 10 से 12 माइक्रोन पतले विभागों में विभाजित किया, 500 खंड किए हैं। एटलस में मानव जीवन के विभिन्न चरण हैं, जिसमें जन्म से पूर्व हैं, बचपन है, वयस्क है, इस तरीके की बातें हैं। अभी ये किसाऊ बांध न्यूज़ में है, क्योंकि केंद्र सरकार ने 6 राज्यों को कहा है कि भाई हम लोग पैसा आपको देंगे, आप लोग इस पे थोड़ा पैसा आप दो, ताकि ये परियोजना के माध्यम से जो हिमालयन रिवर है उसके एक्स्ट्रा जल को हम आपको दे सकते हैं। इसमें 6 हैं, एक बार डिटेल देख लेते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है। केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में किसाऊ बांध परियोजना का क्रियान्वयन किया गया। 6 राज्यों को पट्टी पढ़ाया गया। 6 राज्य कौन से हैं आपको पता है कि हिमालय जल के आसपास के कौन से 6 पास के राज्य जिनको जल की आवश्यकता है, जल दिया भी जा सकता है। सबसे पहले तो आपको पता है कि राजस्थान और हरियाणा में पानी की कमी है। राजस्थान, हरियाणा और यूपी में पानी की कमी है, और पूरी नदियाँ जो ऊपर से आती हैं वो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान से होकर भी जाती है, चाहे गंगा हो चाहे यमुना हो। फिर आपको पता है कि दिल्ली के शहर में पानी की कमी रहती है। जो ऊपरी राज्य है उसमें है हिमाचल और उत्तराखंड, क्योंकि उनको शामिल करना ही करना है, बांध वहीं बनेगा। उद्देश्य यमुना नदी के पुनर्जीवन के लिए स्वच्छ जल प्रवाह बढ़ाना और जल की उपलब्धता बढ़ाना, ये एक परियोजना होगी। दूसरा, हिमाचल प्रदेश के हिस्से का जल दिल्ली और राजस्थान को दिया जाएगा। इसके बदले में दोनों राज्य परियोजना के विद्युत घटक का हिस्सा हिमाचल को देंगे। हिमाचल को वैसे कि पानी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो हिल स्टेट है, तो वहाँ फंड्स चाहिए, विद्युत चाहिए, नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और इंडस्ट्री लगाने के लिए। तो इन्होंने कहा कि हम तो ये आपको पानी देगा, आप इनको बिजली दो। तो इस तरीके से दोनों को पट्टी पटा के चीज़ों को बैलेंस करके एक दूसरे की आवश्यकता को समझ के ये परियोजना लाई गई है। फिर उन्होंने कहा कि आपको पैसे कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा कि 90% हम देंगे, आप केवल 10% दे दो। तो राज्य ने कहा ये भी ठीक है, 10% पैसे में लग ही क्या रहा है हमें। राजस्थान ने कहा कि हमें वैसे भी सोलर एनर्जी से बिजली बनाते हैं, बिजली की ज़रूरत नहीं है, तो हम दे देंगे। उत्तराखंड, हिमाचल ने कहा कि भाई हमें पानी की वैसे ज़रूरत नहीं है, वहाँ बहुत ज़्यादा पानी पड़ता है, हम पानी के एक्सेस से परेशान है। तो इन्होंने दोनों ने सेट हो गया मामला। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा डिसीजन आया, ये वाद आपको याद रखना, शिशुपाल सिंह वनम सुरजीत वल्ला। इसमें एक केस गया था कि ये जो गृहिणी है ये काम तो नहीं करती, लेकिन जो घर का काम होती है इसका मतलब ये थोड़ी उसका वेतन ही नहीं है। तो उसका कोई ऐसा नंबर फिक्स करो जिसके माध्यम से कह सके कि भाई इतना पैसा तो ये कमाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको आप मिनिमम 30,000 रुपये मानो। जो घर में महिला काम करती है उसके आप 30,000 रुपये मानो। तो अभी एक इकोनॉमी जब भी पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज़ रहती है कि ये जो महिला घर में काम करती हैं वो खुद के घर में काम करने वाले को खुद पैसा कौन देता है, इसलिए ये इकोनॉमी में आ नहीं पाते हैं। तो ये पहले से भी चर्चा के विषय में रहा है, और चर्चा के विषय में अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आंकड़ा दे दिया है। तो ये इम्पोर्टेंस आप समझिए कि चर्चा से फिर एक फ्रेम में आना, तो इम्पोर्टेंस इस हिसाब से है उसमें। तो क्या क्या याद रखना है कि शिशुपाल बनाम सुरजीत मामले में ये डिसीजन दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जिन्होंने वहाँ टिप्पणी की कि ये राष्ट्र निर्माता है। दूसरा, ये मोटर दुर्घटना में गृहिणी की मृत्यु के मामले में लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर के मामले में कहा कि न्यूनतम इसे प्रति माह का आप 30,000 रुपये मानिए, और 3 साल के बाद महंगाई भत्ता बढ़ाते हुए 10% की संचय वृद्धि कीजिए, यानी कि ये 3 साल बाद में सीधा 33,000 हो जाएगा।
ये फैसला दिया न्यायमूर्ति संजय कौरोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह ने। ये आप याद रहे चाहे नहीं रहे, 30,000 और शिशुपाल सिंह सुरजीत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अभी इन्होंने, आपको पता है कि कई सालों से प्रोजेक्ट चल रहा है। श्रीनगर और लेह के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग में जो जोजिला सुरंग है उसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 13.15। ये देखो मैंने मैप भी डाला है, आप समझिए कि ये जो जा रहा है इसमें से, ये जो मैप है इसमें लेह और जम्मू के मध्य, तो इसको फिर जूम आउट करके ये कारगिल से लेके श्रीनगर तक जम्मू जो नेशनल हाईवे हैं उस पर आपको कहा है कि जोजिला कहाँ है, तो ये जो जोजिला सेंटर दिख रहा है इसमें है, इसके अंदर की काटा गया है। ये बालटाल से लेके मीना मार्ग तक ये जोजिला है। तो इस तरीके से मैप आउट किया गया है। मैं आपको एक बार डिटेल दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ, नितिन गडकरी ने उसको अंतिम ब्रेक थ्रू दे दिया। राजमार्ग याद रखना आपको, कश्मीर के बाल्टाल से लद्दाख के मीना मार्ग छोर तक है। और श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर 13.15 किलोमीटर लंबा है। सिग्नल ट्यूब और द्विदिशात्मक सड़क सुरंग है। हाइट इसकी याद रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन हाइट पे है। किसने निर्माण किया है, NHIDCL और मेगा इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये अभी जो बीजेपी सरकार को फंड देने के मामले में ये न्यूज़ में भी रही। NATM तकनीक अपनाई गई है। इसमें सुरंग पर बनने से भारी बर्फबारी के कारण 5-6 माह बंद रहती है, तो वो उसका विकल्प मिल जाएगा ये। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ है कि श्रीनगर और लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पे है, 13.15 लंबी के लिए है। कहाँ से कहाँ तक है, बालाटल से लद्दाख मीना मार्ग तक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि ये जो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी है, उन्होंने रिन्यूएबल कैपेसिटी स्टैटिक्स जारी किया है। उसके साथ 2015 में कुल सौर क्षमता मामले में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, ये एक बार आंकड़ा देख लेते हैं। तीसरा है, अभी इन्होंने 2 आंकड़े दिए हैं। एक तो यह है कि वार्षिक वृद्धि के मामले में 2025 में भारत ने 37 गीगावाट जोड़ा है। मतलब हर साल भारत ने कितना जोड़ा है, तो 37 गीगावाट एक साल के अंतर्गत जोड़ा है। इन्होंने कहा कि अमेरिका 34 ही जोड़ता है और चाइना 315 जोड़ता है। इस हिसाब से एक साल में जोड़ने वाले के हिसाब से भारत दूसरे स्थान पे है। एक आंकड़ा तो ये है कि अमेरिका को पीछे छोड़ के चाइना के बाद भारत एक साल में रिन्यूएबल एनर्जी जोड़ने वाला देश दूसरा बन गया है। फिर इनमें क्षमता के कि भारत की कुल स्थापित क्षमता 2024 में 98 गीगावाट थी, जो बढ़कर 2025 में 135.5 गीगावाट हो गई। तो लगभग ये 37-98 में जोड़ा गया और कुछ नहीं किया गया। फिर इन्होंने कहा कि भारतवर्ष 2025 में सौर विद्युत उत्पादन में जापान को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बन चुका है। जो टोटल मामला है सौर उत्पादन में जिसमें सवाल पूछा गया, उसमें कहा कि पहले स्थान पे अमेरिका होगा शायद, दूसरे स्थान पे चाइना होगा या दोनों होंगे, तीसरे स्थान पे भारत हो गया क्योंकि पहले चाइना था। 2015 में भारत की अभी तक इंस्टॉल कैपेसिटी है 135.5 मेगावाट। विश्व के स्तर पर 2025 में विश्व भर में जो रिकॉर्ड वृद्धि 510 गीगावाट की हुई है, वैश्विक स्तर पर ये पहुंच चुका है आरेना के अनुसार 2025 में। ये तो आंकड़ा अपन पढ़ ही चुके हैं। दूसरा सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन पर उसके ससुराल है पहाड़पुर, उसका दौरा किया। तो वो आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि ये पहाड़पुर कहाँ पे है, तो ये है मयूरभंज उड़ीसा के अंतर्गत। ये कोस्टल एरिया का में काफ़ी दिनों तक न्यूज़ में रहा। नरेंद्र मोदी जी की और द्रौपदी मुर्मू की मंदिर में दर्शन करते हुए फ़ोटो भी आई थी सोशल मीडिया वगैरह पर। तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन तो ये कि ससुराल पहाड़पुर में है, न्यूज़ में इसलिए याद रखना चाहिए, और ओडिशा के मयूरभंज में है। वहाँ पे इन्होंने एक नई घोषणा की है, सोलर विलेज घोषणा की कि भाई एक बात ठीक है कि उड़ीसा का जो मयूरभंज के आसपास वो कोणार्क मंदिर प्रसिद्ध है सूर्य मंदिर के लिए। तो एक काम करते हैं, हम इस कल्चर को टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं और वहाँ सूर्य ग्राम के रूप में ग्राम को विकसित करते हैं। मतलब क्या हुआ कि हर घर के अंदर सोलर प्लांट लगाएंगे और एक सोलर विलेज के रूप में, सूर्य ग्राम के रूप में इसे विकसित करेंगे। तो सूर्य मंदिर को सूर्य ग्राम से कनेक्ट करते हुए कल्चर को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का प्रयास किया गया है। दोनों ने गोसानी पीठ, और इसमें जो मंदिर के दर्शन मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। रायरंगपुर में ओडिशा सरकार ने 2 वर्ष पूरे होने पर विकास धारा और ओडिशा सारा कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सूर्य ग्राम आपको याद रखना चाहिए। कौन से गांव को, तो पहाड़पुर को।
19 जून 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10,000 टन की क्षमता का अत्याधुनिक एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस का भूमि पूजन कहाँ किया गया है? तो ये अंबाजारी आयुध कारखाना नागपुर में है। थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन है, इतनी ही इन्फॉर्मेशन है, तो आपको आगे बढ़ते हैं। रक्षा निदेशालय आंध्र प्रदेश और झारखंड में नए एनसीसी के कैडेट के मंजूरी दी है। इसके बाद राजस्थान में एनसीसी कैडेट के निर्देशक संख्या कितनी हो गई है? 19 है। वन लाइनर है, ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, पहले 17 थे, 19 हो गई। दोनों कहाँ गए? एक आंध्रा में, एक झारखंड में, बस इतना सा आपको याद रखना है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश के सीतापुरा में लगभग 850 एकड़ खाली पड़ी भूमि है। वहाँ रक्षा भूमि पर रक्षा मंत्रालय ने कितने मेगावाट का सोलर ऊर्जा का प्लांट लगाया गया? 250 मेगावाट का है। एक लाइन में ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के सीतापुरा में है, वहाँ ये भूमि खाली पड़ी थी, तो इन्होंने कहा कि हम लोग सोलर प्लांट लगा लेते हैं। 850 एकड़ भूमि का यूज़ किया है। यहाँ बैटरी स्टोरेज सिस्टम भी है और एनटीपीसी ने इसे विकसित किया है। एक लाइन आपको याद रखना चाहिए, सीतापुरा में बैटरी स्टोरेज सिस्टम के तहत। 5 जून 2026 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत में 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आपको पता है कि जितेंद्र सिंह उधर जम्मू और कश्मीर से ही लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, तो शिमला हो नहीं सकता, लेह हो नहीं सकता, तो इसका जवाब जम्मू और श्रीनगर में से है, इसका उत्तर है जम्मू। तो ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल में मौसम की जानकारी देगा। फ्लड वगैरह, पर्वतीय आपदा संबंधित जानकारी के लिए वहाँ मौसम केंद्र स्थापित किया गया 7वां जम्मू में। अगला सवाल है कि 21 जून 2026 को नई दिल्ली में शुभारंभ भारत ब्रिटेन क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी हेतु किन संस्थानों को संयुक्त पहल की गई? अभी इस चीज़ को समझिए। क्रिटिकल मिनरल्स ऐसा होता है जैसे कि ये आजकल चिप्स बनती हैं, उसमें कोबाल्ट, ये जो सोलर परियोजना चल रही है, इसमें जो ये निकल वगैरह काम में आता है या फिर लिथियम वगैरह काम आता है, ये आजकल फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का बेसिक हो गया है, तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल मिनरल्स, जो कि किसी भी इकोनॉमी के लिए फंडामेंटल होते हैं। तो भारत और ब्रिटेन दोनों ने इस सप्लाई चेन के लिए एक ऑब्जर्वेटरी बनाई है। तो इन्होंने कहा कि भारत का कौन कौन सा संस्थान है जिसमें, या ब्रिटेन का कौन कौन सा संस्थान है जो इसमें शामिल हो रहा है? तो ये सब हैं। टेक्समीन है, ये आईआईटी भारत का धनबाद भी है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भी है, दोनों में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के माध्यम से चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, उन्नत विनिर्माण, उभरती टेक्नोलॉजी से संबंधित, ये दोनों को शेयर करेंगे, 3 ऑर्गेनाइजेशन है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है कि रक्षा मंत्री द्वारा जारी संशोधित DF-PDS 2026 ढांचे के तहत तीनों सेनाओं में फील्ड कमांडरों की वित्तीय क्षमता कितनी वृद्धि की है? तो इसमें 100% से अधिक है। एक बार बेसिक डिटेल देख लेते हैं, ये सवाल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तीनों सेनाओं के फील्ड कमांडरों की वित्तीय क्षमताओं में 2 गुना की वृद्धि की है, यही इन्फॉर्मेशन काम की है, बाकी सब छोड़ने लायक है। अगले सवाल देखते हैं कि दिल्ली NCR के आसपास के किन 4 राज्यों में एक ग्रीन फील्ड ब्लू सिटी यानी कि नमो सिटी विकसित करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए दिए जाने का प्रावधान है? आपको पता है कि दिल्ली में पॉल्यूशन है, तो आसपास की सिटी से जो पॉल्यूशन या राज्यों से जो पॉल्यूशन आता है उसको काउंटर करने के लिए, पौधे लगाने के लिए ग्रीन ब्लू सिटी का कॉन्सेप्ट ये केंद्र सरकार ने लाई है। तो आप इसमें अंदाज़ लगा सकते हैं कि इसके आसपास कहाँ कहाँ से पॉल्यूशन आ रहा है, जिसकी वजह से नमो सिटी विकसित की जाएगी। जहाँ से पॉल्यूशन आ रहा है उसी को शामिल करेंगे। तो आपको पता है कि हिमाचल में वहाँ इतना पॉल्यूशन होता नहीं है, मध्य प्रदेश उसके पड़ोस में नहीं है, उत्तराखंड से उतना पॉल्यूशन आता नहीं है, तो इसका जवाब हो गया दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग से आप इस सवाल को कर सकते हैं। एक बार बेसिक देख लेते हैं। ये 5,000 करोड़ रुपये दिए हैं और इसमें कुछ खास है नहीं। अगला सवाल है कि जून 2026 में नवी मुंबई, ये जो मुंबई के आसपास है कोस्टल एरिया में, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वो उस हवाई अड्डे में पहली बार सफलतापूर्वक लैंड, ये भारत का अपना बनाया वायुसेना का कौन सा विमान है? तो सुखोई 30 MK3 है। ये काफ़ी दिनों से न्यूज़ में रहता है, इस बार ये लैंडिंग की वजह से न्यूज़ में है, तो आपको याद रखना कि ये नवी मुंबई में लैंड किया गया। अगला सवाल देखते हैं। जो पहले ADR और न्यू की रिपोर्ट आई थी उसमें से एक सवाल इन्होंने वापस पूछा कि राजस्थान विधानसभा में 2023 के संबंध में ADR की रिपोर्ट के अनुसार जो 1875 कुल उम्मीदवार खड़े हुए थे उसमें कितने महिला उम्मीदवारों ने भाग लिया था? तो इसमें 9.8 मैंने आपको बताया था। ये आपको राजस्थान से संबंधित आंकड़ा आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, आज की खबरों में इतना ही था। कल की खबरों में राजस्थान से रिलेटेड न्यूज़ MCQ टाइप के सवाल लेकर आऊँगा। खबर अच्छी लगे तो पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।